अच्छा जी, अब अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी का क्या होता है? अब एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट होता है, तो जब उसको वो रिसीव करता है, रिकवरी ऑफिसर ऑन रिसीट्स ऑफ द डिमांड नोट शैल सर्व अपॉन द डिफॉल्टर ए नोटिस एज सेट आउट ऑफ STR 18 and his movable and immovable property shall stand attached and subsequently shall be sold if the recovery is not otherwise affected. तो अब उसको वो नोटिस देगा STR 18 जो रिकवरी ऑफिसर है। जब रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट हो गया, अब उसका काम यह है कि उसने इसमें से हर सूरत में जो प्रोसेस है उसको आगे तक चलाना है। तो फिर एक रूल 75 के तहत एक मास्टर रजिस्टर्ड मेंटेन होगा, टू बी मेंटेन बाय द रेफरिंग अथॉरिटी एंड द रिकवरी ऑफिसर्स की तरफ से। तो वो क्या होगा? द रेफरिंग अथॉरिटी एंड द रिकवरी ऑफिसर शैल मेंटेन अ मास्टर रजिस्टर्ड इन द फॉर्म सेट आउट ऑफ इन STR 15 and every notice, order and demand note shall be entered in this register serially and they shall authenticate all entries by affixing their signature and seals thereon। जो भी उस पे आप प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें वो जब रिकवरी का प्रोसेस चलना है ना, तो उसमें जाहिर है कई जगह कोर्ट ने इन्वॉल्व होना है, मुख्तलिफ अदारों ने इन्वॉल्व होना है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो भी आप नोटिस इशू करेंगे उस पर आप उसको साइन एंड सिग्नेचर के साथ फिक्स करेंगे ताकि हमारा रिकॉर्ड में रहे। ये मकसद ये है कि रिकॉर्ड रहे। अगर दी रेफरिंग अथॉरिटी एंड द recovery officers shall exchange their information for completion of the correspondence entries in the master register of both the officers in the form of monthly return, which shall be the exact replica of the STR 15 after affixing the respective column by concerned officers। तो वो उसके जो है जो भी कार्रवाई कर रहे होंगे रिकवरी ऑफिसर जो है वो सारा उसको इन्फॉर्म कर रहा होगा मास्टर रजिस्टर के थ्रू। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गई हमारी पावर टू बी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड। द रेफरिंग अथॉरिटी और द रिकवरी ऑफिसर मे बाय requisition in writing require any person or organization। हाँ जी सर प्लीज, ये हम सेक्शन 48 से बाहर नहीं निकल गए प्लीज सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर ये टॉपिक हमारा फिर सेक्शन 48 से बाहर नहीं निकल जाता, एक्ट के सेक्शन 48 से, ये रूल नंबर 76। उसी के लिए उसी नहीं आगे सेल अटैचमेंट और सारे अपनी जो है ना, ये अभी किसकी बात हो रही है? उसमें उसने बात की नहीं थी कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की। सर मैं ये रूल नंबर 76 की बात कर रहा हूँ, पावर टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड। फर्निश को पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको बताते हैं। अच्छा, द रेफरिंग अथॉरिटी और द रिकवरी ऑफिसर मे बाय अ रिक्वेजिशन इन राइटिंग रिक्वायर एनी person or organization whether the registered under the act or otherwise furnish any information required proceedings under this chapter। अच्छा, वो उसमें आया होगा तो उसका कर लिया। रूल 77 क्या है जी कि नोटिस किस तरह से सर्व करना है। अब क्योंकि आगे आपने प्रॉपर्टी को अटैच करना है और उसको सेल करना है, तो फिर उसके लिए आपके वो सारे रूल्स बताए हुए हैं कि इस तरह से आपने नोटिस इशू करने हैं और उसको डिस्पोजल किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें इसमें। मोड ऑफ द सर्विसेज ऑफ नोटिस क्या है? ऑल नोटिस आर ऑर्डर सर्व्ड अंडर दिस चैप्टर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड प्रोवाइडेड शैल बी सर्व्ड बाय टेंडरिंग द नोटिस और ऑर्डर सेंडिंग बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर सर्विसेज टू द पर्सन फॉर होम दीज आर इंटेंडेड आर to his agent at the last known address are। तो आपने उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे या जो भी डिफॉल्टर का रजिस्टर्ड होगा एड्रेस लास्ट आपके नॉलेज में, उस पे आपने नोटिस भेजना है। इफ द नोटिस कैन नॉट बी सर्व्ड इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन क्लास ए बाय अफिक्सिंग इट ऑन द नोटिस बोर्ड इन द ऑफिस ऑफ द रिकवरी ऑफिसर, तो वो रिकवरी ऑफिसर के ऑफिस में नोटिस बोर्ड पे उसको अफिक्स कर दें। अच्छा, डिस्पोजल और प्रोसीड्स टू बी एग्जीक्यूट कैसे आपने करनी है? व्हेन एवर गवर्नमेंट ड्यूज आर रियलाइज हो गए बाय सेल और जब आपने वो इसके गवर्नमेंट ड्यूज आपने इकट्ठे कर लिए बाय सेल और अदरवाइज इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ नोटिस ऑफ रिकवरी
दे शैल बी अप्लाइड टू द फॉलोइंग पर्पस इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर नेमली। तो पैसे आपने जब वो किसी चीज को सेल करने के बाद आपके पास आ गया तो उसको किस तरह से यूज करना है? फर्स्ट टू पे द एक्सपेंस ऑफ द सेल। अब आपको सेल करने में उस पर कोई एक्सपेंस बियर करना पड़ा होगा कि कोई चीज है उसको हैंडलिंग पे, उसको ट्रेवलिंग पे, उसकी फ्रेट ये वो कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो आपने पे किए। देन टू पे द फ्रेट और अदर चार्जेस if any payable in respect of the goods if notice of such charges has been given to the person holding the goods। मतलब ये है कि वो गुड्स थी और आपने उसको कहीं स्पेसिफाई किसी गोदाम वगैरह में रखा और उसको रखने के लिए आपको ज़ाहिर है उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो वो चार्जेस आपने पे करने हैं। उसके बाद पहले एक्सपेंस सेल के, फिर वो चार्जेस, देन टू पे द गवर्नमेंट ड्यूज। उसके बाद आपने फिर वो गवर्नमेंट के ड्यूज जितने भी होंगे वो क्लियर करने हैं। then to pay the charges dues to the person holding such goods in custody। तो अगर किसी के पास और किसी के कस्टडी में वो गुड्स पड़ी हुई थी तो उसके कुछ चार्जेस हैं तो फिर उसको पे करें। आफ्टर मेकिंग ऑल द पेमेंट अंडर सब रूल 1 द बैलेंस इफ एनी शैल बी paid to the owner of the goods provided that applies for within a 6 month of the sale of the goods or show sufficient cause for नॉट डूइंग सो। मतलब उसने जितने भी आपने रिकवरी कर ली, अब रिकवरी करने के बाद आपने जितनी जितनी अमाउंट आपकी थी आपने रिकवरी कर ली, तो बाकी जो है ना वो उस बंदे को आपने जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको आपने दे दी। अच्छा जी, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि आप रिकवरी करने गए और सॉरी इसको अटैचमेंट करने पे या उसके करने पे, तो फिर उसका क्या सिचुएशन बनेगी? मतलब जब आप इस तरह के मैटर्स में पढ़ेंगे जिससे जब अटैचमेंट और उसके नोटिस, तो जाहिर है कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स भी होंगी, तो उन इश्यूज को कैसे टैकल करना है, रूल्स ने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। Save as otherwise expressly provided in the act of this chapter, any question arising between referring authority and the defaulter are their representatives relating to the execution of the notice को execute or discharge or satisfaction of the demand note duly issued under this chapter, or relating to the confirmation or set asiding of any order under this chapter of the sales held is in execution of such notice shall be determined by the recovery officer before whom such question arises। तो वो जो भी इस तरह का कोई इशू अगर बनता है तो वो डिटरमिन करेगा रिकवरी ऑफिसर इसको। प्रॉपर्टी लायबल टू बी अटैच एंड सेल इन एग्जीक्यूशन। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप अटैच कर सकते हैं, और आगे फिर आएगी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनको आप अटैच नहीं कर सकते। The following is liable to be attached and sale in execution of the notice, namely land हो सकती है, house और other building हो सकती है, goods हो सकती है, बैंक notes हो सकते हैं, बैंक को कर सकते हैं, notes कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज, मनी हो सकती है, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, हुंडीज हो सकती है, प्रोमिसरी नोट हो सकते हैं, शेयर इन द कारपोरेशन हो सकती है, save and herein after mentioned all other saleable property, movable or immovable property belonging to the defaulter, या इनके अलावा कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हो सकती है वो जो इस डिफॉल्टर के बिलोंग कर रही है, आर ओवर विच द प्रॉफिट ऑफ विच ही हैज बीन डिस्पोजिंग पावर विच ही मे एक्सरसाइज फॉर हिज ओन बेनिफिट। जहाँ वो ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे उसको बेनिफिट हो रहा है, whether the same be held in the name of the defaulter or by another person in trust from him or on his behalf। हाँ, उसके नाम पे है या उसके बिहाफ पे किसी और के नाम पे है, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है यहाँ जी सर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या उन्हें हम अटैच कर सकते हैं? वो उसने सिक्योरिटीज की बात तो की है, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स सेट। लेकिन सर बैंक्स में तो जो बैंकर है हमें वो चेक बना देता है, पे ऑर्डर। अच्छा, अब जो नहीं कर सकते वो नीचे आ रही हैं, उनमें से आप देख लेते हैं कि वो नहीं जो कर सकते ना वो है, तो बाकी फिर सारी हो जाएंगी सर। प्रोवाइडेड सर दैट मेरी फॉलोइंग जनरल क्वेरी पर्टिकुलर। बैंक अटैचमेंट के हवाले से। सर मेरी हाँ एक जी, जनरल क्वेरी है बैंक अटैचमेंट के हवाले से। हाँ।
सर अगर हमारा एक पर्सन या एक एओपी जो है वो डिफॉल्टर है और उसने बिजनेस खत्म कर दिया है और जो उसका मेंबर रजिस्टर्ड था उसने पर्सन जो है वो डिफॉल्टर है और उसने बिजनेस खत्म कर दिया है। हाँ जी, यही कह रहे हैं ना आप? जी, तो और एओपी थी सर, एओपी। जी सर, मैं कह रहा हूँ हम्म, मेंबर था, उसने फर्दर आगे इंडिविजुअली बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एच कर सकते हैं? अगर सर कर सकते हैं तो काइंडली इसका सर कोई सेक्शन या इसका रोल नंबर रेफर कर दे प्लीज सर। अच्छा, उसमें आपने बात की कि उसका इंडिविजुअल जो बिजनेस था उसको आपने जो है ना वो उसने खत्म कर दिया, उसकी एक एओपी है। अच्छा, एक अभी हम बात करेंगे जनरल अंडरस्टैंडिंग की। आप सारे बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं सारे, कि जो इंडिविजुअल और एओपी जो है उसमें जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जब वो किसी पर्सन की हो तो वो उसको वो लाइबिलिटी उसकी तस्वर की जाएगी, वो उसका शेयर है, या जैसे ये बात हमने की कि ऐसी जगह जिससे उसको प्रॉफिट आ रहा हो, ये हमने रूल में बात की है ना। तो अब इसके जो एओबी है उससे उसको प्रॉफिट तो आ रहा है, उससे वो कर रहा है, तो उसमें कर सकते हैं। हाँ, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसमें लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, उसकी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो हद है उसको उसकी हद तक सिर्फ हम कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो है उसको कहीं से भी बेनिफिट आ रहा है तो कर सकते हैं। और आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि एओपी को भी आप कर सकते हैं। सर उसका कोई सेक्शन या क्लास या कोई रोल नंबर ये सर देखे ना, प्लीज इसमें सर। ये क्लास कह रहे हैं डिस्पोजिंग ऑफ पावर मे बी एक्सरसाइज फॉर हिज ओन बेनिफिट वेदर द सेम बी हेल्ड इन हिज नेम ऑफ द डिफॉल्टर और बाय अनदर पर्सन इन ट्रस्ट फॉर हिम और ऑन हिज बिहाफ। तो वो तो ये कह सकते हैं कि उसके नाम पे भी नहीं है लेकिन वो उसकी बिहाफ पे कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। सर ठीक है वो ना? बिजनेस तो क्लोज हो गया, एओपी ने तो अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया ना सर। नहीं, आप कह रहे थे कि बिजनेस उसका इंडिविजुअल ने वाइंड अप कर दिया, एओपी चल रहा है। नहीं सर, मैं ये सर समझा। सॉरी सर, मैं प्रॉपर्ली आपको क्वेरी नहीं कर सका। सर मेरा दोबारा से क्वेश्चन ये बताएं। था कि एओपी है सर, एक एओपी है अच्छा, मेरे पास, ये प्रैक्टिकली एक केस है सर। ठीक है मैं जिस ठीक है, वजह से एओपी है। जी सर, उसने अपना बिजनेस वाइंड अप करके नए सिरे से हम्म, उसने एक एओपी भी बना लिया और उस इंडिविजुअल ने सेपरेट भी बिजनेस कर लिया हुआ है, जो कि ठीक है। पहले उस वाइंडेड अप जो एओपी है उसका मेंबर था। अब हाँ, सर तो जो वो उस कर सकते हैं, आप उससे रिकवरी कर मेरा सकते बंद हैं। हो चुका है उसका आप सर। उसकी रिकवरी, क्योंकि उसमें उसकी लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ कंपनी के शक्ल में होती है, उससे आप रिकवरी कर सकते हैं, या एट लीस्ट जितने परसेंटेज उस एओपी में उसका था उसका तो जरूर कर सकते हैं। सर बिल्कुल, सर जितना उसका शेयर था ना, सर मतलब यही 30% बात या कुछ 50%, उतनी रिकवरी हो यही सकती है बात उससे। कुछ सेक्शन या रोल में सर प्लीज ये बता दें सर ताकि हमने हमीद साहब, आपकी आवाज नहीं सही आ रही, कोई नेट का शायद प्रॉब्लम लेनी चल रहा है उसकी आपका। तो रेफर करना होता है सर क्लास या स्पेस। सर सेक्शन 130। सर बिल्कुल यहाँ पे हमीद, आपकी आवाज नहीं सही आई, वो मेरा ख्याल है वो आपका इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम था, आवाज प्रॉपर नहीं आई। सर सेक्शन 139 है जहाँ पे जो हर मेंबर है ईओपी का वो जॉइंटली एंड सेवरली टोटल लायबिलिटी का जिम्मेदार है। वो ये नहीं है कि हम उसको परसेंटेज करके एग्रीगेट करके करें। मैं तो हम यही बात आपको, यही बात मैं कह रहा हूँ, मैंने दूसरा आपको सब यही सेक्शन बात कही। रिपीट कर दें दूसरा सब प्लीज। सर नहीं, वो असल इनकम में जो टैक्स की आप बात जो कर रहे बात हैं। कर रहे हैं वो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेल्स टैक्स की बात अभी ना। तो आपने इनकम टैक्स का जो बात की तो मैंने वही बात की है ना कि वो उसकी पूरी आप रिकवरी उससे कर सकते हैं। सर इसमें और भी है ना एक चीज कि आपने जो रिकवरी करनी होती है वो डिफॉल्टर से करनी होती है। हम्म। तो तो अगर वो हम जब डिफॉल्टर की एओपी का डेफिनेशन मेंबर है देखें, तो वो डिफॉल्टर तो हुआ। जी डिफॉल्टर की अगर आप डेफिनेशन देखें सेल्स टैक्स एक्ट में, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो एओपी है उसका हर पार्टनर डिफॉल्टर है। हाँ जी, हाँ कंपनी है जी। उसका डायरेक्टर, हर डायरेक्टर उसका डिफॉल्टर है, हम्म। डिफॉल्टर कहलाएगा। इसी तरह ग्रंटर हैं जो, वो भी डिफॉल्टर कहलाएंगे। तो जब आप डिफॉल्टर ठीक। से रिकवरी करनी है तो पार्टनर डिफॉल्टर है तो आप उसे करें। हाँ, लेकिन ये बात इस पे लोगों का है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं सारी की सारी करनी है, इसमें से कर सकते हैं। कुछ कहते हैं जी इसमें उसकी परसेंटेज है उतना आप नहीं, उसको लेकिन कर आप ऐड सारी कर लें। सकते हैं, कर आप सारी सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आपको नजर आती है कि दूसरे से भी हो सकती है और इससे भी हो सकती है, तो आप दोनों से आप उस हिसाब से कर लें।
अदरवाइज जो सर है प्रैक्टिकली फील्ड फॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता ना, फिर कमिश्नरान जो है वो थोड़ा सा कहते हैं जी नहीं आप जितना उसका शेयर है वहीं तक इसको लिमिटेड रहें। पहले तो वो कहते बाकी हैं जी इमरान हमें साहब क्लास दे एसटीआर के आए, नंबर चेंज हो जाता है। क्लास अब मेरी थोड़ी सी क्लास दे बात आप के आए वो। समझे इमरान साहब, मैं समझता हूँ कि ये सर हमें सेल टैक्स रूल या सेल टैक्स एक्ट जो है इस कंसेंट में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसमें प्रॉपरली उसकी क्लास और सेक्शन मौजूद है कि आपने एक डिफॉल्टर बिजनेस था उसके मेंबर से बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, 145 है, सब सेक्शन 5 है। लेकिन सेल टैक्स इस बारे में खामोश है, मुझे आज तक कोई चीज नहीं मिली। नहीं, इसमें वो आपको ये देखे ना, ये रूल जो बात कर रहे हैं ये वही बात कर रहे हैं ना। ये जो हमने अभी इसकी बात अटैचमेंट की है, तो इसमें इसी की तो बात कर रहे हैं कि उसको कहीं से बेनिफिट आ रहा है, कहीं भी उसका बिजनेस है, उसके चाहे नाम पे भी नहीं है, उसकी बिहाफ पे हो रहा है कोई बिजनेस या ट्रस्ट है, तो उसमें से भी कर रहा है, तो ये रूल आपको बता तो रहे हैं। इसमें इसमें आपको क्या एम्बिग्युइटी है, क्लियर नहीं मैं बात हो सर वो रही जो है? बात कर रहे हैं ना जसरा साहब, वसीम जसरा, वन सेक्शन 139 की, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ। ये थोड़ा सा है, इस वजह से फिर जो ऑफिसरान है वो कहते हैं जी बताएं अब जैसे इनकम टैक्स में क्लियरली डिफाइन है ऐसे ही हमें कुछ सेक्शन दिखाएं। वो ज़ाहिर है फिर हम नहीं दिखा पाते ना, उसमें है अवेलेबल कोई ऐसा। अच्छा, इसमें अब ये है कि जैसे ये सारी चीजें बता दी गई हैं कि इन चीजों को आप अटैच कर सकते हैं, मीन उसके कहीं से भी बेनिफिट आ रहा है तो आपकी वो बात इसमें आ जाती है। अब साथ ये है कि वो किसको नहीं कर सकते, ये चीजें भी आ गई हैं। जब आपके पास कर सकते और नहीं कर सकते वाले आ गए हैं, तो आप दोनों में से फिर उसको इजिली डिफरेंशिएट इसमें से कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अटैच नहीं कर सकते? प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स शैल नॉट लायबल टू बी अटैच फॉर द सेल। वो हो सकता है जी नेसेसरी वेयरिंग ऑफ एपेल्स हो सकते हैं, मसलन उसके कपड़े हैं, कुकिंग वेसल्स बर्तन हैं खाना पकाने वाले, बेड एंड बेडिंग ऑफ द डिफॉल्टर, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड सच पर्सनल ornaments as in accordance with the religious usage cannot be part of with or any of the women। तो आप जो है ना इसको नहीं कर, ये वो चीजें हैं जिनको आप उनके मतलब घर की चीजें, घर के बर्तन, बेड, उनके कोई रिलीजियस ऑर्नामेंट्स हैं, पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं, उनको आप अटैच नहीं कर सकते। ठीक है। फिर टूल ऑफ आर्टिशियंस, मसलन आप किसी ऐसे मैकेनिकल काम के वाले बंदे के पास गए हैं जिससे वो रोजी कमाता है, उसके पास जो उसके टूल्स हैं उनके करने के लिए, उसको भी आप अटैच नहीं कर सकते। वेयर द डिफॉल्टर इज एन एग्रीकल्चरलिस्ट, हिज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ husbandry and such as cattle, seed, grains, as may be the opinion of the recovery officer is necessary unable to earn from the livelihood of such। कि किसान जो है उसमें उसके पास जो एग्रीकल्चर के सारे सिस्टम है, उसके पास जो ग्रेन है, सीड के लिए है, कैटल्स हैं, तो जिससे वो अपनी अर्निंग जिंदा रहने के लिए जिससे कोई कुछ कमाता है, तो उनको भी आप नहीं कर सकते। Stipends and any gratuities allowed to the pensioners of the government payable out of any services are the family pension fund notified in the official gazette of the federal government and provincial government। आपने आपको पता है कि ये कहीं इन्होंने एक फंड बनाया होता है, पेंशनर्स फंड होता है, जिसमें पेंशनर्स को पेंशन मिलती है, या उनके जो एक फंड है, अप्रूव्ड फंड होते हैं, उनको भी आप नहीं कर सकते। The wages of laborers and domestic servants whether payable in money or in kind, अगर वो wages हैं उनकी किसी अकाउंट wages वाला है, laborers को देनी है, तो उसको भी आप नहीं अटैच कर सकते। All compulsory deposited and other sources is derived from any fund which the provident funds and this that जो welfare of अवाम के लिए जो यूज होते हैं उनको आप नहीं अटैच कर सकते। Any allowances forming the part of enrollment of the servants for the government of the local authority which the federal government or provincial government may be, हाँ नोटिफिकेशन यानी कि ऐसे कोई फंड्स जो भी हैं एम्प्लॉइज के, सर्वेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, उन फंड्स को भी आप अटैच नहीं कर सकते। Any expectancy of succession by सर्वाइवरशिप ऑफ द अदर मेयरली कॉन्टिजेंट टू द पॉसिबल ऑफ द राइट ऑफ इंटरेस्ट, कोई यानी कि किसी की सर्वाइवरशिप के लिए कोई काम है, कोई चीज है ऐसी, उसको भी नहीं आप कर सकते। अच्छा जी, ऑब्जेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन देयर ऑफ
आप अब करने गए हैं तो हो सकता है किसी जगह से कोई ऑब्जेक्शन आ गए हैं, तो क्या है, when any objection is raised to the attachment or sale of any property in execution of the notice on the ground that such property is not liable to be such attachment or sale, the recovery officer shall proceeds to investigation in it. तो मतलब अगर कोई ऐसी केस खुल जाता है तो फिर रिकवरी ऑफिसर जो है उस केस को परसू करेगा. If the recovery officer is satisfied that the objection is raised to delay the proceedings, he shall reject the objection. तो वो अगर वो कह रहा है कि समझता है कि ऐसी या नहीं, तो ये तो बस डिलेइंग टैक्टिक है, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है. Pending investigation, the recovery officer may adjourn recovery proceeding upon such terms as security or otherwise he may deems fit. ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि उसकी आप रिकवरी की बोली हो रही है या उस पर कोई प्रॉब्लम चल गई, कोई खतरा है कि वो मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको adjourn भी किया जा सकता है. The objector shall produce the evidence to prove the legitimacy of the objection filing in recovery officer shall. हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्टर जो है, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसको उसकी लेजिटिमेसी के लिए कोई ऑब्जेक्शन जो है ना, तो वो रिकवरी ऑफिसर को पेश करेगा, जो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है. रिमूवल ऑफ अटैचमेंट ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द डिमांड नोटिस. हाँ, कि अगर इसको कैसे अटैचमेंट को आप रिमूवल कैसे कर सकते हैं. कहता जी, when the government dues are paid to the recovery officer or the demand note is cancelled, the attachment shall be deemed to be withdrawn, and the withdrawal shall, if the defaulter so desire, be proclaimed at his expense, and the copy to the proclamations shall be affixed in the manners provided by the chapter for the proclamation of the sale of immovable property. कहते हैं जी, आपने अटैचमेंट की और फिर आपने उसकी अटैचमेंट को खत्म करना है कि अगर उसने सारे ड्यूज पे कर दिए, रिकवरी ऑफिसर को सारे ड्यूज पे कर दिए, तो फिर आप उसकी ज़ाहिर अटैचमेंट खत्म कर देंगे. नंबर 2, वो कहते हैं जी, अगर वो नीलामी की जो आपने वो की हुई थी, डंडोरा पीटा हुआ था, वो अगर वो एक्सपेंस खुद पे करता है, तो आप उसका इश्तिहार उसमें देना या उसमें जो नीलामी खत्म होने की बात जो है ना, उसके एक्सपेंस पे वो भी करवा सकते हैं. कि अगर फर्ज किया आपने अखबार में इश्तिहार दिया था कि फला फला जो है इस चीज की नीलामी होगी, अटैचमेंट कर दी है, लेकिन उसने पेमेंट कर दी, तो वो कहता है जी अब इश्तिहार आप दे देंगे, ये नहीं होगी, तो वो एक्सपेंस डिपार्टमेंट अपनी तरफ से नहीं करेगा, उसके एक्सपेंस पे वो दे देगा. ऐसी कोई सिचुएशन अगर करनी पड़ी. Officers entitled to attach and sell. The attachment and sale of the movable and immovable property may be made by such officer as the recovery officer may direct in each case of recovery. या डायरेक्ट मतलब वो जो ऑफिसर किसको किसी केस जो है ना, रिकवरी ऑफिसर जो है वो अपॉइंट कर सकता है. अर्जेंटमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल क्या है, किस वजह से सेल की स्टॉपेज हो सकती है या अर्जेंटमेंट हो सकती है. ये काम होते नहीं है अक्सर आपके, लेकिन क्योंकि रूल्स ने बताए हैं तो हमें हमारी नॉलेज होना चाहिए. अगर किसी वक्त करने भी पड़ सकते हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि ये जी चीजें रूल्स में लिखी हुई हैं. अभी रूटीन में आपको पता है कि ये सारी चीजें मेरा नहीं ख्याल के हो रही होंगी किसी भी आरटीओ में. जैसे आप जितने भी लोग हैं उनमें से 1-2 को ये अटैचमेंट के प्रोसेस तक जाना पड़ा, लेकिन ये है कि आपके नॉलेज में ये चीजें होनी चाहिए ताकि अगर किसी वक्त हो सकती है तो आपको पता हो कि ये कहाँ लिखी हुई है जी, रूल निकाल के पढ़ें तो उसके मुताबिक हम इसका प्रोसेस करें. Adjournment और स्टॉपेज ऑफ सेल क्या है हो सकती है जी. द रिकवरी ऑफिसर में adjourn any sale proceedings to a specified day and an officer conducting any sale may adjourn any sale hereinafter to specified day and hours by recording his reasons for such adjournment. कहता है जी वो रिकवरी ऑफिसर एडजर्न कर सकता है, लेकिन वो अपनी रिकॉर्ड करेगा किस वजह से वो उसको एडजर्न कर सकता है. मैंने एक स्पेसिफाई को होनी थी, नीलामी होनी थी 10 तारीख को, उन्होंने कहा जी नहीं 10 को नहीं अब 15 को होगी, क्या वजह है, क्यों उसको कर दिया है, रीजन लिख के वो कर दिया. एवरी सेल शैल बी स्टॉप्ड इफ बी फेयर द लेट इज नॉक्ड डाउन, the amount due is tendered to the officers conducting to the sale or proof is given to his
satisfaction that the amount has been paid to the recovery officer who ordered the sale. तो वो सेल स्टॉप हो जाएगी। जो हमारा मकसद है रिकवरी का कि रिकवरी हो गई है, अमाउंट जमा हो गई है, तो वो उसकी सेल्स अगर लगी भी हुई है नीलामी पे, तो जो रिकवरी ऑफिसर जो है उसको रोक सकता है जब उसने पैसे जमा करवा दिए, क्योंकि हमारा मकसद रिकवरी करना है। रिकवरी हो गई तो जिस भी स्टेज पे जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसको रोक देंगे। Defaulter not to interfere with attachment of property where a notice has been served on the defaulter under Rule 74. The defaulter or his representative in interest shall not sell, mortgage, charge, lease, or otherwise deal with any property belonging to him except with the permission of the recovery officer. हाँ, तो अब ये है कि जब वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई और उस प्रॉपर्टी को अटैच के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव है या उसका या डिफॉल्टर खुद उस चीज को अब नहीं बेच सकता। हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन होती है कि वो कहते हैं जी आप नीलामी करेंगे तो इसमें कम की बिकती है, हम आपको बेच देते हैं, आप उसमें से रिकवरी कर लें। तो मीन रिकवरी ऑफिसर की परमिशन होगी तो वो फिर ऐसा कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। प्रोहिबिशन अगेंस्ट बिडिंग और परचेज ऑफ द ऑफिसर, तो जो नो ऑफिसर और अदर पर्सन्स हैविंग एनी ड्यूटी परफॉर्म इन कनेक्शन विद एनी सेल्स under this chapter shall either directly or indirectly bid or acquire, attempt, acquire or entrust to property being sold। तो जो प्रॉपर्टी इस तरह से नीलामी में हो रही है उसमें जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, रिकवरी ऑफिसर इन्वॉल्व है, रेफरिंग ऑफिसर है, इंस्पेक्टर, जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व बंदे हैं वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते, वो चीज को परचेज नहीं कर सकते। असिस्टेंट फॉर ऑप्शन के लिए क्या है जी, एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड टू अटैच और सेल एनी प्रॉपर्टी और चार्ज विद एनी ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड मे टेक अलोंग विद हिम contingent of sales tax staff and spies armed or otherwise for any assistant who may require in the performance of his duty। तो उसको ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपको असिस्टेंट चाहिए होगी, तो उसके लिए आप उसके स्पाई या साथ कुछ असले वाले लोग या और भी कुछ ऑफिसर जो हैं जितनों की चाहिए होगी ये काम करने के लिए आप उनको साथ ले सकते हैं। In addition to some rule 1, such officer may apply to the officer in charge of the nearest police station for such assistant as may be necessary in the discharge of his duty। हाँ, कि उसको करते हुए खतरा है कि वो उधर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रौला पड़ सकता है, तो वो फिर क्या करेगा कि वो जो नियरली पुलिस ऑफिस है उसको भी इन्फॉर्म करेगा और उसके भी असिस्टेंट वो ले सकता है। लो जी, ये थे सारे रिकवरी के रूल्स और प्रोसेस। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो ये हो सकता है कि अगर प्लीज ये पुलिस असिस्टेंस वाला रिपीट कर दीजिएगा काइंडली सर। सिंपल वर्ड्स में एक दफा सारी चीजें मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें यह है कि अगर किसी की रिकवरी स्टैंड हो गई है तो वो रिकवरी आप करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो अगर डिपार्टमेंट के पास कोई उसके एडवांसेस पड़े हुए हैं, रिफंड पड़े हुए हैं, वो रिफंड में से एडजस्ट कर सकता है, या इसके अलावा एफबीआर के किसी दूसरे ऑफिसर्स के पास पड़े हुए हैं, मतलब कस्टम्स, एक्साइज और दूसरे के, तो उनको लिख के उनसे वो पैसे मंगवा सकता है। फिर आपके नॉलेज में है कि किसी और बंदे के पास उसके पैसे हैं, जैसे बैंक्स हो सकते हैं, बायर सप्लायर्स हो सकते हैं, उसको लिख के आप उससे मंगवा सकते हैं, उसके पैसे रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं देता तो फिर आप उसकी अटैच कर सकते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे गाड़ी अटैच कर सकते हैं उसकी, फिर उसके घर है, फैक्ट्री की जगह है, फैक्ट्री की गुड्स पड़ी हुई हैं उसमें वो आप अटैच कर सकते हैं। उनको अटैच करने के बाद आप सोल्ड भी कर सकते हैं और फिर उससे जो पैसे रिकवर होंगे उसमें से अपने गवर्नमेंट की रिकवरी और बाकी जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो इसके अलावा ये चीज़ें बताई गई कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप मतलब उनको अटैच नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें जो उसके मतलब आप पर्सनली यूज और लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को आप अटैच नहीं कर सकते। तो बाकी ये है कि अगर कोई अटैचमेंट में सेल्स में प्रोसेस में वो ऑफिसर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उसको सपोर्ट सारे महकमे की मिल सकती है, आर्म फोर्सेस वो ले सकता है और अपने असिस्टेंट के लिए पुलिस की भी मदद ले सकता है जी। इसमें अब आपके कोई क्वेश्चन जिस चीज का भी कोई है तो वो बताते जाएं तो ताकि हम इसको थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
एक्सक्यूज मी सर। जी बिल्कुल, इसको हम शुक्रिया से बात नहीं चलनी, इसको हमने डिस्कस करना है डिटेल में। उसकी वजह यह है, मैंने अभी आपसे पूछना है केस टू केस, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 तो अभी टाइम है, दूसरा ये है कि ये आपका सबसे अहम काम है। जहां तक मुझे याद है कि वो रिकवरी ऑफिसर मोस्टली जो है ना, एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो आपसे, क्योंकि ये आपने रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट होना है और फिर आगे आपने रिकवरी करनी है, तो इसलिए इसको अभी हम ना आपके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये तो अभी मैंने जो बताई चीजें रूल्स में जो लिखी हुई थी वो सारी बता दी हैं। अब सर आपके एक चीज सर जी बिल्कुल रजा, पूछिए। सर इसमें अरेस्ट को क्यों नहीं शामिल किया गया? अगर वो हमारा टैक्स नहीं पे करता तो फिर अरेस्ट का नहीं हमने। असल Exactly, में sir, मेरा भी यही हमारा क्वेश्चन मकसद अब है सर। रिकवरी करना है, पैसे हमारे जमा हो गए हैं, तो पैसे जमा हो गए हैं तो अब रिकवरी करना है। अरेस्ट करने से तो रिकवरी नहीं होगी ना। सर इन केस अगर वो नहीं नहीं तो करवाता, वो हमारे उसके 16, बाद 17, 18 के हाँ, बाद भी नहीं करता वो। मतलब उसकी फिर प्रॉपर्टी भी आपने अटैच कर दी, या प्रॉपर्टी है नहीं, आप समझते हैं बिल्कुल सर। उसके पास सर प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना मोबाइल ना इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब उसके प्रॉपर्टी पल्ले है कुछ नहीं कल। है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। हमने जब सारी चीजें देख ली कि वो सर बिल्कुल सर एक ये सिर्फ बात, उसके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट था जिसमें भी कोई 1000, 1200, 1500 रुपए पड़े हैं, उसको तो हम मेरे अटैच नहीं कहने कर का सकते। मकसद ये है कि ये बंदा रिकवरी वो नहीं करवा सकता। बिल्कुल हमने सर। सारी अपनी कोशिश कर ली, उसके पास कख नहीं है, सिर्फ ये है कि 1000-2 रुपए है, ऐसे ही है। बिल्कुल सर। तो फिर वो राइट ऑफ की एक ऑप्शन थी, मैंने आपको सेक्शन 48 में बताया कि वो उसके राइट ऑफ कर दिए जाएगी रिकवरी, अगर कोई वो पेएबल नहीं करने के काबिल, तो वो उस सिचुएशन में वो आ जाए। सर जैसे आप इनकम टैक्स की सेक्शन 138 के अंदर ना सेल्स टैक्स आफ्ताब आपकी आवाज नहीं की आ रही। ये जो सेक्शन 48 की ना क्लास है सर, अब आ रही है? जी अब आप समझ, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्रपोजल जानी चाहिए सर, कि जिस तरह से इनकम टैक्स नहीं आफ्ताब आपकी आवाज नहीं सही आ रही। 138 आफ्ताब आपके कोई नेट का प्रॉब्लम है, के आवाज अंदर सही तरह ये से नहीं। सेक्शन सेल्स टैक्स एक्ट की कुछ क्लासेस जैसे सील ऑफ बिजनेस का था। कह रहा हूँ कि सेल्स टैक्स में भी अरेस्ट का ऑप्शन होना चाहिए, ये प्रपोजल देनी चाहिए सर। सेल्स टैक्स में अरेस्ट का ऑप्शन है, टैक्स फ्रॉड में वो सेक्शन 37 है। प्रोसिक्यूशन बहुत जगह पे सेक्शन है इसका सेक्शन ऑप्शन। 37 में तो सर वो दिया जाता है कि वो अगर कोई सेल टैक्स फ्रॉड करता है उसे अरेस्ट कर ले, जी जी, लेकिन वो टैक्स रिकवरी के फ्रॉड का मैटर में भी तो होना चाहिए। असल में ये के है कि मैटर्स में आप ऐसा बंदा जिसका आपको पता है कि रिकवरी कर ही नहीं सकता, वो उसके पास ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको जेल में बंद करके क्या आप बेचारे से उससे निकलवाना है? तो राइट ऑफ करो फिर। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो पे कर सकते हैं, उनसे करवाओ। ऐसे बंदे का सर क्या है, अगर सर का जो उसको। कुछ लोग सर ऐसे भी हैं जो पे कर भी सकते हैं और ट्रिब्यूनल में उनका केस चला जाता है, वो खुद ही जाते हैं। मींस के कमिश्नर अपील ने कंफर्म कर दिया, कोई स्टे नहीं है, ट्रिब्यूनल में केस पड़ा है, हम उनसे एसटीआर जितने मर्जी जारी कर लें, जितना मर्जी प्रेशर उन पे डाल लें, लेकिन वो रिकवरी नहीं, कोई भी अमाउंट नहीं पे करते। तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो होना चाहिए अरेस्ट का एक ऑप्शन, कि अगर उन्हें कोई थोड़ा सा सेक देने के लिए मजीद, तो ये ऑप्शन होनी चाहिए। चलें, ये प्रपोजल में आप भी लिखिएगा, मैं भी इस दफा के जो प्रपोजल है उसमें हम करेंगे। लेकिन मेरा बिल्कुल दिल सर। नहीं मान रहा है ऐसी प्रपोजल देने के लिए कि जो बंदा पे नहीं कर सकता और उसको आप अरेस्ट करें। नहीं सर, जो पे अगर कर उसके सकता पास है और कुछ वो है तो ना करे। उसमें से निकलवाओ, अगर नहीं है तो फिर जाने दो बेचारे को, क्या उससे। सर अगर हो ही ना उसके पास तो फिर तो टैक्स लगाना ही उसके ऊपर से आती है ना सर, जब हमें पता है कि वो दे ही नहीं सकता। जी जी, वो कैसे लग गया ये हम पता नहीं, जिसके पास है ही तक नहीं उसको क्या करना, वो राइट ऑफ करो, अपनी भी जान छुड़वाओ, सर ताकि 80 कोई प्रोडक्टिव सर प्रोडक्टिव 80 काम हो ना। 90% तो सर 80-90% तो जो रिकवरी बन रही होती है, जहाँ पे बिल्कुल हमारे पास प्रॉपर्टियां भी होती हैं, गाड़ियां भी होती हैं, वो भी हम रिकवरी कर नहीं पाते या करते नहीं हैं। हाँ जी एग्जैक्टली, यही कासिम जो बात कर रहा है कि वो एनर्जी जो उसको पकड़ने में लगानी है, वो एनर्जी उन पे लगाओ जहां से आपने रिकवरी करनी है। जहां से मसलन ये है कि जिनके पास गाड़ियां भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं, फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो एनर्जी उधर लगाओ ताकि उतनी रिकवरी उससे ज्यादा हो जाए। सर ये एक स्टोन क्रशर का केस था इधर आरटीओ सरगोदा में, तो उसकी कमिश्नर अपील ने स्टे से दिया, तो 10% अमाउंट पे करने के लिए कहा, 30 डेज का स्टे था, तो अच्छा। कंडीशनल थी, उसने 10% देने के लिए कहा गया था, तो उसने आगे से कहा मैंने देना ही कोई नहीं है टैक्स, और वो 30 डेज ऐसे ही गुजर गए।
अच्छा और कोई भी कमिश्नर साहब के सामने भी ये बात जब की कि इन्होंने टैक्स जो आपने लिखा था इसके ऊपर कि 10% ये पेमेंट करें, तो इन्होंने वो पेमेंट नहीं की उसकी। ये तो सर टैक्स पेयर इस तरह से तो करते हैं फिर। नहीं तो उसकी फिर वो जाए ना आगे अटैचमेंट वगैरह या जिसमें प्रोसेस में स्टोन क्रशर के पास तो होगी अटैचमेंट, उसके पास तो बड़े पैसे होंगे बहुत सर ये गवर्नमेंट साइड की होंगी। लक साहब सर सीलिंग के हवाले से, स्टोन क्रशर्स में सीलिंग के हवाले से, ये आरटीओ सरगोदा में लक साहब जो हमीद साहब, ये सर बड़े तेज हैं इस हवाले से। नहीं रजा साहब, आपकी जो बात है उसको मैं रिबट करता हूँ। ला में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है और ना ही ऐसा कोई केस मेरी नजर से गुजरा है जिस तरह आप कह रहे हैं। मे बी अथॉरिटीज ने वैसे लीनियंट व्यू लिया हो कि अपील चल रही है, लेकिन ला में ऐसी कोई बात नहीं है। उसका हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, बैंक अटैचमेंट भी मौजूद है और सीलिंग भी मौजूद है। और मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है इस साल में, सीलिंग की स्टेज पे जब तक हम जाते हैं रिकवरी हो जाती है एटलीस्ट, अदरवाइज जो अनकंडीशनल स्टे आ जाता है ETIR से। बिल्कुल, ये हमीद ने जो बात की ये सारी ये जितना प्रोसेस मैंने आज आपको पढ़ाया है या जितनी चीजों से हम गुजरे हैं, ये पढ़ते हुए तो आप गुजरे होंगे कई दफा में भी इसमें से, लेकिन जो प्रोसेस है वो जब अटैचमेंट तक बात मेरा ख्याल आती है तो मोस्टली मैं 22 साल के कैरियर में मेरा ख्याल है एक दफा हमने एक प्रॉपर्टी को वो अटैच करके नीलामी के लिए किया था, लेकिन वो नीलामी हुई नहीं थी, उससे पहले उन्होंने रिकवरी करवा दी। जी सर, तो वो मोस्टली केसेस में ये मैंने देखा है कि ETIR स्टे दे देती है सर, बड़ा वो फेवर देती है, क्योंकि अपीलेंट जो अपील फोरस है वो टैक्स पेयर के लिए बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनाए गए सर। हाँ तो बिल्कुल वो ऐसे ही सुनवाई ऐसे ही। काफी हो रही है। मैंने आज तक कोई केस नहीं देखा जो अटैचमेंट से आगे गया हो। और मोस्टली ये होता है कि फिर डिपेंड ये करता है कि टैक्स पेयर से डिपार्टमेंट कितना उससे इन कांटेक्ट है, क्या नोटिस प्रॉपरली सर्विस हो रहे हैं, क्या उसको नेक्स्ट एक्शन के बारे में एजुकेशन मिल चुकी है या इन्फॉर्मेशन या नहीं। अगर बिल्कुल बंदा सोया हुआ है तो फिर वो बात चली जाती है कि दोबारा सील किया, फिर सील कर लिया, प्रॉपर्टी अटैच कर ली। और उस मोस्टली फिर ये है कि एक आधी दफा जब उससे कांटेक्ट किया जाता है तो वो अपील फाइल कर लेता है और स्टे भी आ जाता है विद इन 1 वीक उसका। ये जो हमीद ने बात की, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इस बात की हो रही है कि अब हमने एक नोटिस दे दिया तो फिर डिपार्टमेंट को वो याद ही नहीं रहा कि हमने वो इतने टाइम पे दोबारा अगला नोटिस देना था, क्या करना था। जब अगले बंदे ने आके निकला ही जी रिकवरी की फाइलें निकाले क्या देखा जी, देखा कि वो दिया है जी, दोबारा ही वही एक और नोटिस डाल दिया। तो जब हम सर करेंगे बर्डन इस तरह से महदूद होगा। सर महदूद वसाइल हैं और गैर महदूद ख्वाहिशात है ना। बस ये भी कुछ है, और फिर ये है कि वसाइल इस तरह से एक बंदे की अगर रिकवरी पे जिसकी ड्यूटी है तो उसके और कोई छोटे मोटे काम जो और किसी उसको ना लगाया जाए, कि ताकि इसके पास अगर वो 50 30 40 फाइलें हैं तो वो उनपे हर हफ्ते अपनी अपडेट देता रहे, करता रहे। अगर आप उसको सर और 100 कामों में जो फंसा दोगे, उसको आप कहोगे कि चल जी अब 40B पे वो चला जाएगा, पीछे से फाइलें जो है उनको देखने वाला कोई नहीं बचेगा, तो वो सर टाइम खुद ही गुजारेगा। हर यूनिट में ऑलमोस्ट एक इंस्पेक्टर होता है और ज्यादातर टाइम जो है वो यूजलेस तरीके से उसका गुजरता है, यानी फलां इन्फॉर्मेशन बना दो, फलां इन्फॉर्मेशन बना दो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन ज्यादा जो है ना वो टाइम ले जाती है। अच्छा, वैसे कमाल ये है कि वो जितनी इंफॉर्मेशन बनवा रहे होती हैं और जिस पे सारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास उधर अवेलेबल होती सर अवेलेबल भी होती है और मेरा ख्याल है जो यूनिट लेवल से वो लेते हैं वो आगे भेजते भी नहीं है, क्योंकि ये चीफ ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस खुद आगे बना के भेज रहे होते हैं सारी चीजें, लेकिन यूनिट से लेते जरूर हैं, उनका टाइम फिर उधर लग जाता है ज्यादातर। है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सर ठीक इशू बात सारा कर रहे यहीं पे हैं। एग्जिस्ट करता है कि उन्होंने ऑडिट और इन्फोर्समेंट और ये रिकवरी सबको मिक्सअप किया हुआ है। ये रिकवरी के लिए सेपरेट हो जाए, एक जोन एक कमिश्नर या एक एडिशनल कमिश्नर के अंडर हो जाए सारी चीजें, तो ताकि जो स्पेसिफिकली इंस्पेक्टर या जो भी ऑफिसर है वो जस्ट रिकवरी के ऊपर काम करे। अब सर ऑनेस्टली आपको बात बताएं कि हम फील्ड में होते हैं और हमें पीछे से एसओ की कॉल आ जाती है कि फलां जनाब पीओएस की इन्फॉर्मेशन रहती है, फलां जनाब वो आजकल पीओएस में सर वो जो बार लगा होता है उसके लिए एक वो रिपोर्ट भेजनी होती है लोकल वेरिफिकेशन फिजिकली करके। तो सर वो ये रिकवरी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो रही है, इवन दैट के इनकम टैक्स में भी और सेल टैक्स में भी। ये जब तक सर डिपार्टमेंट एक सेपरेट जोन नहीं बनाता हर आरटीओ में, मे बी सर लाहौर या कराची इस्लामाबाद हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि ऐसे कोई जोन्स बने हुए हैं आरटीओ वगैरह सीटीओ वगैरह में। तो ये सर इशू रहेगा और ये हम इसी तरह ही है सर, हम प्रॉपरली कैपेबल है, नो डाउट स्टाफ हमारा कैपेबल है, लेकिन ये जो बर्डन ऑफ वर्क इन्होंने एक उस तरीके से डाला हुआ है कि उसको मैनेज करना बहुत टफ है। सर बिल्कुल इसमें आप ठीक है। एक और भी सर इसमें था कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसे सर क्यों नहीं करते मोस्टली सर ऑफिसर्स। सॉरी किस हवाले से?
अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर सर। रिकवरी ऑफिसर रिकवरी के हवाले से। जी सर, सेल्स टैक्स की रिकवरी के हवाले से अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एक होता है सर, वो भी सर एक अच्छा ऑप्शन है कि हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, रिसीवर हाँ अपॉइंट जी, करके। बिल्कुल ऐसे है, बात आपकी ठीक है। काम तो हम जो भी करेंगे अच्छा ही काम होगा, ला के मुताबिक अगर होगा। लेकिन वो जैसे आपने या दूसरे लोगों ने भी ये कहा कि वो टाइम हमारा ज्यादा इंफॉर्मेशन बनाने में लग जाता है, तो वो प्रोडक्टिव काम करने में टाइम बचता ही नहीं है, और फिर प्रोडक्टिव वो अपॉइंटमेंट रिसीवर तक तो बात जाती नहीं जब हमने नोटिस ही नहीं पूरे किए होते। क्या ख्याल बिल्कुल है? सर ऐसे, बिल्कुल सर ऐसे। इसमें सर केसेस भी सेल्स टैक्स के काफी सारे ज्यादा होते हैं, तो इसमें तो हंड्रेड बस में वो केसेस। अगर साथ साथ डिस्पोज होते रहे तो फिर ज्यादा नहीं होंगे, अगर बिल्कुल डिस्पोज नहीं हो रहे तो फिर ज्यादा बनते रहने हैं। तो आप में से पहले जैसे अटैचमेंट की किसी ने कोई एक अपना शेयर करे, एक्सपीरियंस शेयर करे कोई एक, जैसे पहले किया हमीद ने किया था आई थिंक पहला, या रजा आपने किया था? सर इमरान साहब ने शेयर किया था वो हवाले से। इमरान साहब और ने किया था। सेल्स टैक्स में सर प्रॉपर्टी अटैचमेंट का अभी तक तो सर हमारे मेरे ख्याल में, मेरे नॉलेज तो नहीं ना ही यहाँ पे हमने किया है। इमरान साहब गाड़ी शायद कभी किसी ने सीनियर है। अटैच की? गाड़ी की भी बड़ी ऑप्शन होती है कि आप गाड़ी अटैच कर लें। कभी इत्तेफाक हुआ गाड़ी अटैच करने का किसी को? नहीं सर। हाँ, वो भी इजी है, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है ना उसको लिखते हैं, तो वो फिर आप तो और किसी के कोई अपना रिकवरी के हवाले से कोई अटैचमेंट से हट के कोई अपना करना चाहे एक्सपीरियंस शेयर कि जिस तरह से उसने रिकवरी करवा ली हो सर ज्यादा। सर इसमें एक और चीज भी होती है ना, जो टैक्स इस लेवल पे जाता है लिटिगेशन के और रिकवरी के स्टेज पे जाता है ना, वो ज्यादातर मतलब बनता नहीं होता, एम छक्के मारे होते हैं। नहीं, लेकिन ये अगर गलत छक्के गलत मारे एक्ट होते हैं में है वो ये कि मतलब वो असेसमेंट तो जो है अपील वो और एपलेट ट्रिब्यूनल से ऑन जो मेरिट छक्के नहीं मारे होता। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं कि जब जो अपील और एपलेट ट्रिब्यूनल फिर उसको फेवर दे देंगे अगर आप समझते हैं कि बनता नहीं होता तो? नहीं सर, फर्स्ट अपील में तो फिर बाज़ औक़ात मतलब चीफ या कमिश्नर के कहने पे कंफर्म हो जाते हैं केसेस, लेकिन असेसमेंट सही नहीं हुई होती। नहीं, वो तो फोरम उसके पास खैर है कि अगर असेसमेंट ठीक नहीं हुई तो फिर उसके पास अपील का भी फोरम है, एपलेट ट्रिब्यूनल का भी है, कोर्ट्स का भी है। लेकिन ये रिकवरी मोस्टली ये होती है कि जब उन सब से आपके फैसला फिर भी डिपार्टमेंट के हक में हो गया तो फिर आपने उससे रिकवरी करनी होती है मोस्टली। वो सर फाइलें एक भी उनकी भी रिकवरी टाइम पे नहीं होती ना। ये अपील वाले तो चलो आप कहें कि इसमें तो ये आड़े आ जाती है, लेकिन वो भी अब बहुत सारी फाइलें पड़ी होंगी जिनके एपलेट ट्रिब्यूनल से भी डिसाइड हो गए। सर एक एक्सपीरियंस ये हुआ था हमें कि एक सेल्स टैक्स का केस कमीशन अपील से कंफर्म हुआ, तो उसमें सर उसकी आगे सिक्योरिटी थी किसी मिल के अंदर कोई, जो अच्छा जी। सिक्योरिटी जमा करवा के फिर अपनी वहां से चीजें लेते हैं। तो हमने सर उस जो कंसर्न मिल की जो अथॉरिटीज थी उनको लेटर लिख दिया कि इसकी आप ये अटैच करके हमें दें। तो फिर एक हफ्ते के बाद उन्होंने खैर उस पर भी फर्दर ट्रिब्यूनल से स्टे ले लिया, और उन्हें ये लेटर में लिखा हुआ था ट्रिब्यूनल के स्टे के अंदर कि इसे डी अटैच किया जाए जो आपने वहां पे सिक्योरिटी फी अटैच की है। अच्छा, वो बाज़-औक़ात आपका अच्छा आइडिया था ये। बाज़-औक़ात ये होता है कि वो बंदा जो है जिसको पता है कि मेरे बायर सप्लायर को ऐसी मेरी गुडविल खराब हो रही है, तो वो फिर कहते हैं यार यो वो डी अटैच करो, ये लो रिकवरी मैं करवाता हूँ। वो उसमें आपका मेन ये है कि चांस लग भी सकता था रिकवरी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ठीक, अच्छी आपकी ये एक्टिविटी थी। गुड। और कोई इसके अलावा? ये सारे काम सरगोदा वालों ने किए हैं या मुल्तान वालों ने भी कुछ किया है या सियालकोट वालों ने? आरटीओ मुल्तान और सियालकोट। सर हम थैंक यू। सेल टैक्स पे नहीं काम कर रहे मोस्टली ना, सारे इनकम टैक्स में ही पोस्टेड है। अच्छा, आप सारे इनकम टैक्स में होते हैं एलटीओ मुल्तान से। जी सर। तो आरटीओ सियालकोट वालों ने भी कुछ नहीं बताया कि उन्होंने भी कोई ऐसा रिकवरी का प्रोसेस किया हो? सियालकोट वाले आज मुझे लगता है अवेलेबल ही नहीं है। सर बहुत
सर हम भी ज्यादातर ना इनकम टैक्स में ही पोस्टेड है। अच्छा, वो हाफिज साहब थे विहाड़ी में जो पोस्टेड थे, सेल टैक्स पे काम कर रहे थे। विहाड़ी वाले हाफिज साहब आज अवेलेबल नहीं है? हाफिज हसन हसन, हाँ जी हाफिज साहब, आप बताएं कोई रिकवरी के हवाले से कोई एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि बाकी भी लोग फायदा उठाएं इससे। सर रिकवरी से ऐसे तो कोई खास नहीं। आपकी आवाज हाफिज साहब जरा ना क्लियर नहीं आ रही। नहीं जी, हमारा टाइम भी पूरा हो गया और हाफिज साहब की जो है वो आवाज भी नहीं आई, तो बाकी मेरा ख्याल है कोई करना नहीं चाह रहा। अगर कोई है तो बता दें, फिर करें, फिर सर वाइंड अप करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप जो है ना रिकवरी में इफेक्टिवली काम करेंगे और ज्यादा रिकवरी करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, विल ट्राई बेस्ट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।